नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है चुनावी चक्रव्यूह का, जिसमें हम सारे लोकतंत्र के त्योहार की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उसमें हम लोकसभा चुनाव से बड़ी अपडेट को भी जानेंगे और जो सियासत देश में चल रही है उसके बारे में भी जानेंगे। आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा त्योहार जिसे हम लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आचार संहिता भी लग चुका है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है और जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री समेत सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए खूब मेहनत भी कर रहा है। देश और प्रदेश का दौरा कर तेजी से विकास के काम करने का दावा भी किया जा रहा है। साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेरों सौगात भी दे रहे हैं। वहीं अगर अब बात करें विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन भी किसी से कम नहीं है। एकता की मिसाल देने वाला इंडी गठबंधन वैसे तो अपने अपने राज्य में एकल चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए आज भी एकता की ही बात कर रहा है। बता दें, विपक्ष भी किसी से कम नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत अन्य ने मिलकर देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम किया है। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अब पूरी हो गई है, जिसका कोई खासा रिस्पांस भी देखने को नहीं मिला है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी विपक्ष पर काफी असर पड़ा है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्ष अंदर ही अंदर बिखर भी गया है। तो ये रही राजनीतिक गलियारे में चल रही हलचल की बात। अब आपको लखनऊ की जनता और उनकी समस्याओं से रूबरू कराते हैं। वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठ रहे सवालों का भी जवाब लेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से तुषार जी हैं, दीपक तिवारी जी हैं बीजेपी से, वहीं प्रियंका सिंह रघुवंशी जी हैं महानगर अध्यक्ष किन्नर समाज से, सुशील पाल जी है वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ, और इसके साथ ही हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता शमशाद खान जी भी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चुनावी चक्रव्यूह में बहुत ज्यादा स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल शमशाद जी आपसे ही होगा। सबसे पहला सवाल हम अपने ग्राउंड से ही लेंगे और ग्राउंड की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी पहली पसंद कौन है। लखनऊ हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है और बीजेपी का गढ़ भी रही है, तो क्या इस बार भी जनता बीजेपी को ही लेकर के आएगी, बीजेपी को ही सपोर्ट करेगी या किसी और तरफ रुख कर सकती है? शमशाद जी, हमारा पहला सवाल आपसे ही है। जी शमशाद जी, शमशाद जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। शमशाद जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 शमशाद जी बताइए। जी बिल्कुल, बता दें 1991 से 1914 तक बीजेपी के खाते में जो है लखनऊ की सीट रही है, और जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, इनके भी खाते में अभी भी जो है वो लखनऊ की सीट रही है। और अब जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव जो है वो लड़ाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि लखनऊ से जो है राजनाथ सिंह की सीट जो है और समाजवादी पार्टी की जो विधायक थे रविदास मल्होत्रा, उनको भी उतारा गया है। तो देखने की बात ये होगी किस तरीके का टक्कर होता है, मगर हम जनता के बीच में हैं, जनता की राय लेते हैं किस तरीके से जनता के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। शमशाद जी, हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम मुद्दों पर ही बात करेंगे, समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। और जो आपका सवाल है विशेषकर लखनऊ लोकसभा का, लखनऊ लोकसभा पीएम का भी क्षेत्र रहा है, अटल जी का ये क्षेत्र रहा है, उसके बाद राजनाथ जी का क्षेत्र रहा है, राजनाथ जी का क्षेत्र आज भी है। लेकिन सवाल मुझे सरकार से करना है, लखनऊ के आवाम की जो भावना है, जो उनका सपना था कि प्रधानमंत्री इस देश में जो लखनऊ की संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा करते थे, उस प्रधानमंत्री के अधूरे सोच को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरा करेंगे। अब सवाल है कि एक रक्षा मंत्री या दूसरा प्रधानमंत्री, तो ये दो महत्वपूर्ण नेता है भारतीय जनता पार्टी के।
मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि पूरे लखनऊ के भूगोल को आप खंगाल लीजिए, ये बताए भारतीय जनता पार्टी की आपने लखनऊ के विकास के दहलीज पर, लखनऊ के डेवलपमेंट पर, लखनऊ में ऊर्जा पर, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज पर, लखनऊ में लॉ कॉलेज पर, लखनऊ में स्टील प्लांट पर, लखनऊ में लोहा फैक्ट्री पर, लखनऊ में गन्ना फैक्ट्रियों पर, तो आपके सरकार द्वारा 2014 से लेकर के 24 में तक 1 करोड़ रुपए का कोई भारतीय जनता पार्टी परियोजना का आधारशिला हमको बता दे, वो गिना दे, दिखा दे, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लखनऊ की जनता को देना। शमशाद जी हम आपको यही रुकते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया है। शमशाद जी वापस आपके पास लौट के आते हैं, लेकिन इसका जवाब लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। दीपक तिवारी जी, बीजेपी से सरकार से सवाल किया जा रहा है, लखनऊ की जनता लगातार यही सवाल कर रही है और कई सारे आरोप भी लगा चुकी है, तो अब इसका जवाब देना तो बनता है। निश्चित ही इसका जवाब देना बनता है जी। आप अपना नजरिया और चश्मा बदल के अगर देखेंगे तो जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आज की डेट में आपको शहीद पथ दिखता है वो उनका दिया हुआ है। उस समय माननीय राजनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री थे, ठीक है। आज के समय में भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी साहब हैं और संसदीय क्षेत्र माननीय राजनाथ जी का है। और आप कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, कैसे ऐसा सवाल कर सकते हैं? मुझे सुन के ताज्जुब हो रहा है। आपको ये 130 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड नहीं दिखती? दीपक तिवारी जी सबसे पहला सवाल, और यहीं पे हम आपको रोक देना चाहेंगे। ये लखनऊ की जनता की ही नहीं, देश की जनता की भी बात हो सकती है। और लखनऊ की जनता अगर कह रही है कि उनको इस चीजों की समस्याएं आ रही हैं, उनके इलाके में ये समस्या है, तो हमारा डिबेट तो यही है ना कि हम जिले की समस्याओं को उठाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम एक्सप्रेसवे देखने चले जाएं। एक्सप्रेसवे पे हम थोड़ी ना रहते हैं, हम तो जहाँ रहते हैं वहीं की समस्या के बारे में बात करेंगे। निजात कैसे मिलेगा जी? लखनऊ की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए आउटर रिंग रोड बनी, जिससे बड़ी गाड़ियां भारी वाहन शहर में ना आए। दूसरी बात आप देखें, चाहे मुंशी पुलिया से लेके खुर्रम नगर हो, चाहे बिटौली हो, चाहे चौक हो, पुलों का जाल बिछ गया है, ओवरब्रिज के जाल बन चुके हैं और लगातार काम चल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप तो लगातार काम चल रहा है? तुषार जी जवाब दीजिएगा, अगर लगातार काम चल रहा है तो यहाँ पर लखनऊ की जनता को समस्याएं नहीं आ सकती, उनकी स्थानीय समस्याएं नहीं हो सकती हैं। थे लोग जाते नहीं थे। आज की डेट में आप डालीगंज से चढ़ेंगे चौक से और सीधे आप पूरा जाम क्रॉस करते हुए राजाजीपुरम सीधे पहुंचते हैं 10 मिनट में। आपको ये कहाँ दिख रहा है? कौन सी सरकार में सब काम हुए थे? लेकिन विपक्ष भी लगातार एक ही सवाल उठाता है कि डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। तुषार जी जवाब दीजिएगा, क्या दीपक जी की बातों से आप संतुष्ट हैं? क्या वाकई में जितनी सारी चीजें उन्होंने गिनाई हैं वो लखनऊ की जनता को सवाल नहीं उठाना चाहिए? लखनऊ की जनता ने जो अभी सवाल उठाया कि उन्हें डेवलपमेंट का ये काम नहीं दिखा है, उनके स्थानीय मुद्दे ये हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? क्या वाकई में दीपक जी ने जो बताया वो सही है? एयरपोर्ट पे नया टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। अब हमारे यहाँ से डायरेक्ट आप ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की उड़ानें चलेंगी, आपको विकास ही नहीं दिख रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें रेलवे पे चल रही हैं। नहीं तो सवाल तो जनता कर रही है ना, जनता के सवालों का जवाब इस तरह से तो नहीं देना बनता है। प्रियंका जी आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में दीपक जी सही कह रहे हैं? जनता ने सवाल किया है, जनता का सवाल का जवाब देने का क्या ये सही ठीक तरीका है? जी प्रियंका जी। प्रियंका जी, दीपक जी की बातों को आपने सुना होगा, अभी पूरे डिबेट में आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ ही लखनऊ की जनता ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना होगा। क्या जनता वाकई में गलत कह रही है? लखनऊ में पूरी तरीके से विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है और जनता गलत कह रही है। दीपक जी कह रहे हैं कि उन्हें रोड नहीं दिख रहे हैं, उन्हें रिंग रोड नहीं दिख रहे हैं, उन्हें फ्लाईओवर्स नहीं दिख रहे हैं, उन्हें मेट्रो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या स्थानीय मुद्दे नहीं हो सकते हैं? स्थानीय मुद्दों की जब हम बात करते हैं, आउटर रिंग रोड किनके लिए बनाई गई है? आउटर रिंग रोड उनके लिए बनी है क्योंकि इसलिए बनी है कि शहर में जाम की समस्या ना आए। बिल्कुल लखनऊ वालों के लिए बनी है कि इससे भारी वाहन शहर में ना आए। जैसे कि लखनऊ की, वो तो चलिए बाहर से कोई हमारे शहर में इंटर्ड होता है, उसके लिए आउटर रिंग रोड बना दी गई। शहर के लोग बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए आउटर रिंग रोड की व्यवस्था करी गई कि आराम से आप इजिली अपने गंतव्य पे जा सकें, ठीक है। लेकिन अगर बाहर की गाड़ियां हैं वो शहर में आके जाम न बढ़ाएं। बिल्कुल 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 वही चीज पे आ रही हूं मैं।
अवध नहर का चौराहा आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा है, उसमें अंडरपास माननीय राजनाथ जी ने पास कर दिया है। जी जी जी, पास हुआ है वो चुनावी, मैं अपनी चर्चा पे आ रही हूँ, ठीक है। पास हुआ, जब वो बन जाएगा तब माना जाता है, ठीक। पास होना किसी कार्यक्रम की शुरुआत करना और उसको ग्राउंड लेवल पे लाने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटेक्निक पे इतना जाम रहता है, तेलीबाग पे जाम लगता है, वृंदावन योजना पे जाम लगता है। अगर फ्लाईओवर से सारी चीज ग्राउंड लेवल पे हम क्या लोगों को फैसिलिटीज दे पा रहे हैं? वैकल्पिक रास्ते क्या कुछ बनाए जा रहे हैं शहर के अंदर? कहीं नहीं बन रहा है। अमीनाबाद जैसी स्थिति ऐसी बन जाती है, अगर आग लग जाती है, गाड़ियां फायर ब्रिगेड पहुंचने में आफत आ जाती है। क्या इन चीजों पे देखा, आउटर रिंग रोड ही सबसे बड़ी चीज नहीं है कि हमारे पुल बन गए हम, लेकिन एक्चुअल में जो लखनऊ शहर की जनता है, लखनऊ की जो पॉपुलेशन है, उसके लिए व्हाट वी गेट बेनिफिट्स? काम में विश्वास है। काम तो आप गिना रहे हैं ना दीपक जी, अब प्रियंका जी भी समस्याएं बता रही हैं। अगर हम बात लखनऊ की ही कर रहे हैं तो वो भी समस्याएं बता रही हैं, और ट्रैफिक जाम से तो आप नहीं पीछे हट सकते हैं ना। आप जिन रिंग रोड की बात कर रहे हैं, आप जिन फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं, उनके होते हुए भी स्थानीय मुद्दे हैं, उनके होते हुए भी दिक्कतें हैं, तो इस चीज से नकार कैसे? एक बार कल्पना कीजिए, एक बार आप कल्पना कीजिए, दिन में पहुंच जाइए, 1 से 1.5 घंटे लोग फंसे रहते हैं जाम में। कहाँ पे ये कोई ये मैंने खुद पर्सनली देखा। अभी भी मैं लाइव आपको दिखा सकती हूँ, मैं अभी भी आलमबाग चौराहे पे खड़ी हूँ, गाड़ी में। दीपक जी ये सवाल तो आप कर ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि लखनऊ का हर एक चौराहे की अगर हम बात कर ले, हर एक मेन चौराहे की अगर हम बात कर ले, तो वहां पर इतना ट्रैफिक होता है कि हमें खुद ही निकलने में आधे से 1 घंटा लग जाए। कैंट में कभी ट्रैफिक जाम नहीं लगता था। दीपक जी अभी आपने सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए, हम आपको जवाब दे देते हैं ना। अभी आपने कहा कि जाम नहीं लगता है, नहीं लगता है, इसके लिए पास हो चुका है, पास तो हो गया है, अब धरातल पर उतरे तो हम जाने, धरातल पर उतरे तो लखनऊ की जनता जाने कि हाँ यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है। जो कैंट एरिया, दीपक जी, जो कैंट एरिया जिसमें कभी ट्रैफिक नहीं लगता था, आज वहां भी ट्रैफिक हो रहा है। दीपक जी ओवरब्रिज की बात क्यों कर रहे हैं आप? केवल ओवरब्रिज की बात करने से क्या होगा? बना हुआ है दीपक जी, पूरी जानकारी रखे, कार्यक्रम और चीजों की व्यवस्था पॉलिटेक्निक से लेकर के और मड़ियाव थाने तक ओवरब्रिज का काम चल रहा है, कृपया करके। अरे दीपक जी आप तो बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक की बात क्यों बात कर रहे हैं? कोई चीज जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसका नामकरण नहीं कर देते हैं। तिवारी जी इतना आपको पता होना चाहिए। अभी वहाँ बच्चा भले न पैदा हुआ हो, लेकिन आपको बेटौली वाला पुल दिखा आपको, वो मानते हैं आप? चौक वाला पुल मानते हैं? मैंने नहीं बोला कि पुल नहीं बन रहे जी, मैंने जो 2 महीने में वहाँ भी बच्चा पैदा हो जाएगा मैडम, ठीक है, 2 महीना लगेगा, 2 महीने में उद्घाटन हो जाएगा। अरे तो 2 महीने में ही क्यों हो जाएगा दीपक जी? एग्जाम्पल तो आप दे रहे, लेकिन 2 महीने में ही क्यों हो जाएगा? उससे पहले क्या लखनऊ में लोग नहीं रहते थे? चुनाव आने पर ही लखनऊ में लोग रह रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा अब, उसके बाद लोग नहीं रहेंगे। आप कह रहे हैं ट्रैफिक कहाँ लगता है, आप बार बार पॉलिटेक्निक की बात गिना रहे हैं। लखनऊ का ऐसा कौन सा चौराहा है जहां पर आधे घंटे की ट्रैफिक जाम ना लगती हो? कैंट एरिया जिसमें कभी ट्रैफिक नहीं लगता था, आज वहां भी ट्रैफिक लगता है। आलमबाग की अगर बात करें, वहां से निकलना दूभर हो जाता है। ये लखनऊ है, लखनऊ में पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, 1 करोड़ के लगभग आबादी होने को है लखनऊ में, तो निश्चित जाम तो लगेगा ही। लेकिन अरे बाकी के शहरों में भी है, बाकी के शहरों में भी है। आपने बोला लखनऊ के बाहर के लोग अंदर ना जाम ना लगे, लेकिन लखनऊ के लोगों से कितना जाम लग रहा है उस बात की प्रक्रिया आप दीजिए ना। जी प्रियंका जी हमारे साथ, जी हमारे साथ बाकी के मेहमान भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, और इसके साथ ही हम शमशाद जी के पास भी वापस लौट करके जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा तो वहीं से शुरू हुआ है। शमशाद जी एक बार फिर से आपके पास आते हैं। अभी अभी आपने सुना किस तरह से जवाब दिया गया कि फ्लाईओवर बनवाए जा रहे हैं, रिंग रोड बनवाए जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब ये सुनने के बाद लखनऊ की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अब अपना मतदान करेगी? क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान 2 महीने में होने वाला है, और कितने दिनों तक टिकेगा ये समाधान, ये भी उन्होंने सुन लिया है। जी बिल्कुल, हम पूछना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। सरकार का कहना है जिस तरीके से हमने रिंग रोड और सड़कों का निर्माण किया है, तो इसको लेके क्या और भी समस्या जनता के पास लखनऊ की है? आपने सड़कें बनाई, आपने रिंग रोड बनाए, आपने पुल बनाए, सब कुछ किया आपने वंदे मातरम बनाई, आपने एयरपोर्ट बनाए, है ना, सब कुछ किया आपने, किसके लिए?
जनता के लिए किया, मूलभूत सुविधाएं आई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर बात करेंगे कभी आप? देश के जो मूलभूत सुविधाएं आपने देश में एक छोटे शहर से बड़े शहर को मिलाने का काम किया, एक नदी से दूसरे नदी को पार करा के दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम किया, मगर इस सरकार ने जो जिलों में तोड़ने का काम किया, आपने सड़कों को तो जोड़ने का काम किया, मगर जो लोगों के दिलों को तोड़ने का काम किया, उसका जवाब 2024 में जनता देगी। आपने सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति की, लड़ाने की राजनीति की, मुर्दों पर सियासत करते हैं आप लोगों का आचरण यही है। देश की जनता अब आपको बताएगी। कोई और सवाल? जी शमशाद जी, इसका जवाब भी हम ले लेते हैं, आप हमारे साथ यहीं पे रुके रहिएगा, हम इसका जवाब पहले ले लेते हैं कि बंटवारे का काम किया है, बांटने का काम किया है, शहर की जनता को, देश की जनता को केवल बांटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसका जवाब भी जरूर देगी। इस सवाल का जवाब दीपक जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले तुषार जी आपके पास आते हैं। जी तुषार जी, आप जवाब दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, लखनऊ की जनता तो ये सोचती है। देखिए सनल जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि सियासी गलियारे में हलचल शुरू हो गई है, ठीक है, कुछ ही चंद हफ्तों में चुनाव होने हैं, तो आपका जो मुद्दा है, जैसे भी बहन प्रियंका जी ने बताया, ठीक है, कि आज लखनऊ में क्या विकास हुआ है, हमारे बीजेपी के भाई भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी का ये संसदीय क्षेत्र है, ठीक, अभी कुछ ही चुनाव से पहले एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति थी कोरोना की, जिसमें कि आप देखिए कि उस समय यहाँ पे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं नसीब हुई, लोग रिक्शे पे ले जाके अपने पेशेंट को वहाँ पे इलाज कराने ले जाते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं करा पाए। तो आप बताइए कि आप लखनऊ जैसे क्षेत्र के सांसद हैं, तो उसके बाद भी यहाँ पे माननीय योगी जी की तारीफ विदेशों में हुई है कोविड के काल में। आप जब आपके योगी आदित्यनाथ जब कोरोना तो आपको पता होगा, माननीय योगी जी गिरा था, तो योगी जी पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहे थे। आप ये आपके लिए आप रहेंगे, जनता इस चीज को जान चुकी है। जैसा कि अब देश की बात कर लेते हैं, पूरे देश में कोविड वैक्सीन लगी है भाई साहब, और मुद्दा चुनावी है, ठीक है। आज देश की ये स्थिति हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी अपने पूरे घोड़े खोलने को तैयार हैं। वो सबसे ज्यादा पलटवार किस पे कर रहे हैं? विपक्ष पे कर रहे हैं। उनको ये चीज पता है कि विपक्ष को किस तरह से तोड़ा जाए। वो ईडी लगा देते हैं, वो सीबीआई लगा देते हैं। आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको ईडी ने अभी गिरफ्तार किया कुछ दिन पहले, एक प्रक्रिया में आपको नहीं, आप न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं, आप न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं, आप न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं। आपने पीआईएल, आपके वकील ने पीआईएल डाली कि जैसे सरकार नहीं दे सकती, लेकिन आज उस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और आप कह रहे हैं कि हम न्यायिक प्रक्रिया विश्वास करते हैं। आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते, तो नरेंद्र मोदी जी जो सबसे ज्यादा डरते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। नहीं, आप बोलिए। अगर हम शिक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आप खुद देख रहे होंगे, आपने बोला ना कि बहुत सुरक्षित है। आप बताइए कहाँ सुरक्षित है? अभी आप सुबह गाड़ी उठाइए, आप बंदायूं का कांड याद है? सुबह कोई दुर्घटना करता है, शाम तक वो राम नाम सत्य हो जाता है उसका भाई साहब। माननीय आप की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, बदायूं की घटना की बात की है दीपक जी आपने। दीपक जी, तुषार जी एक मिनट के लिए रुक जाइएगा। तुषार जी, हम जवाब ले लेते हैं। तुषार जी एक मिनट के लिए रुकिएगा। बनारस के 4 कार्यकर्ता पकड़े गए थे जो रेप केस में, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? क्या उनके ऊपर बिल्कुल चलेगा नहीं? तुषार जी जो अपनी बात, एक मिनट के लिए रुकिए ना। दीपक जी आप बताइए कहाँ चला बुलडोजर, कब चलेगा बुलडोजर? क्या चुनाव की तारीख आएगी, कब चलेगा? क्या होगा? बेकायदा प्रूफ मिले, एविडेंस मिले। दीपक जी, चुनाव के बाद रिजल्ट दिखाएंगे आप। देश की जनता को क्या बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? केवल विपक्ष की तरफ से कोई हो
जिस घटना दीपक जी, विपक्ष की तरफ से कोई हो तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, तुरंत बुलडोजर चल जाता है, अगर कोई और अन्य होता है तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है। नहीं करेगी। जाति विशेष का व्यक्ति होता, पार्टी विशेष का व्यक्ति होता तो अब तक उसका घर भी गिर गया होता, सजा भी पड़ गई होती, घर वाले मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमारे पार्टी विशेष का ही व्यक्ति था, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था सुल्तानपुर में, जिसके घर पे बुलडोजर चला। अगर आपको ध्यान हो किसी डॉक्टर की हत्या में वो लिप्त थे, ठीक है, तो निश्चित ही अगर उन्होंने गलत किया होगा तो हमारी सरकार गुंडों की सरकार नहीं है। ये नहीं कहा जाता कि लड़कों से सरकार में तो दीपक जी बहुत कुछ हुआ है। क्यों नहीं चला? अभी तक उनको पार्टी से निष्कासित करने का लेटर भी नहीं जारी किया गया। प्रियंका जी आपकी सवालों का जवाब हम ले लेते हैं। उसी दिन निष्कासित किया कोई आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। प्रियंका जी आपके सवालों का जवाब हम ले लेते हैं। अभी बदायूं की बात हुई है, नहीं होती तो मैं वो लेटर लेके आता जिसमें उनको निकाल दिया गया है पार्टी से। आपको रखना चाहिए लाइव डिबेट में बैठे तो एविडेंस। मुझे नहीं पता था ना कि आप, मुझे ये नहीं पता था। आप दिखा दीजिए कि वो पार्टी में है, वर्तमान में किसी कार्यक्रम में आए हों, आप दिखाइए। अभी तो जेल में है, उस घटना के बाद तो फिर जेल में है, न्याय प्रक्रिया में है। आप अब ये बता रहे कोई कार्यक्रम में आया हो, जब इंसान जेल में होगा जेल से कार्यक्रम में आ जाएगा। तो फिर और क्या चाहती हैं? पार्टी से निकाल दिया गया, जेल चला गया वो, अगर वो दोषी होगा तो उसके घर बुलडोजर भी चलेगा। तो एनकाउंटर कर दीजिए ना। चीजों को तार्किक तरीके से रखें, ठीक है। हवा की बातें करने से और चीजें बताने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे जो चीजें हो उनको आप बातों में रखें। ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। तुषार जी, दीपक तिवारी जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि विपक्ष लगातार एक ही दावा पहले भी करता था, आज भी कर रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने यही किया था कि वो लगातार यही कह रहे थे कि आप उनके पीछे सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। उन्होंने यही सवाल किया था कि ईडी को आप पीछे छोड़ देते हैं, ईडी आपके इशारे पर काम करती है। चौराहे सामने देख लीजिए, सीएम केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे काम खत्म करती है। लखनऊ का क्राउड ये फंसा हुआ है, जहाँ के आपके रक्षा मंत्री हैं, जहाँ का आपका मौजूदा सांसद है। जहाँ प्रियंका जी आपके पास एक बार फिर से लौट करके अभी आते हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल वाले मुद्दे पर एक सवाल तो बनता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि विपक्ष हमेशा से यही कहता था कि आप विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वाकई में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? जब विपक्ष में ही कोई नहीं होगा, जब उनके साथ अपोजिशन में लड़ने के लिए कोई नहीं होगा, तो आप चुनाव लड़ेंगे किसके साथ? क्योंकि एक एक करके तो सबको खत्म करने का काम किया जा रहा है। यही आरोप लगते आए हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी यही आरोप लगा कि जब आप विपक्ष को ही खत्म कर देंगे तो चुनाव किसके साथ लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे? विपक्ष को हम नहीं खत्म करते, विपक्ष अपने नीतियों से खत्म होता है जी। और भारत में न्यायिक प्रक्रिया है, भारत में सारी चीजें न्यायिक गतिविधियों के साथ ही होती हैं। एक ही बार जाने आती है, या तो विधानसभा चुनाव आ जाए या लोकसभा चुनाव आ जाए। प्रक्रिया रखी गई है, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से कुछ न्याय प्रक्रिया उनके हिसाब से होने लगी है जी। जो लोगों को लगता है, जो लोगों के द्वारा सामने से रिजल्ट रिस्पॉन्स दिखते हैं, जो बीजेपी का हाथ नहीं पकड़ रहा है उसको लोग कैप्चर कर रहे हैं जी। परेशान किया जा रहा है। इनकम टैक्स, ईडी और न जाने कौन कौन सी एजेंसियां लगा करके मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है जी। हमारे साथ किसान यूनियन से भी लोग मौजूद है, तुषार जी और दीपक जी। अभी सबसे ज्यादा इस देश में एक ही वर्ग परेशान है, वो है किसान। हमारे साथ सुशील जी भी मौजूद है। सुशील जी आप बताइएगा, किसानों के मुद्दे भी किसानों के लिए आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। हमारी सरकार सोची है किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कल परसों में जाने वाली है। चलिए, सम्मान निधि तो किसानों को डायरेक्ट हम लोग 2000 रुपए का, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, आपने अब तक कितने नलकूप लगाए हैं? आजाद भारत होने के बाद में कितने नलकूप कांग्रेस ने या अन्य दलों ने लगाए? आपने कितने नलकूप लगाए हैं? कितने किसानों ने आत्महत्या करी? सरकार में आप देख लीजिए, जहाँ भी नहरें नहीं थी वहाँ नहरें बन रही हैं, नदियों को जोड़ा गया है, छोटी बड़ी नहरों में पानी तो होना चाहिए ना, नहरों में पानी होना चाहिए। पानी है, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी वो भी लाइव दिखाऊंगी, अभी मोहनलालगंज पहुंच रही हूँ मैं, वहाँ से लाइव दिखाऊंगी आपको नहरों में पानी है क्या है जी। जरूर प्रियंका जी आप ये जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मोहनलालगंज में शारदा में नहीं है, गोसाईगंज में है, जानकारी रखा करें। गोसाईगंज में खत्म हो गई, उसके आगे नहीं गई, वो उसके आगे गई है। हम जानकर बड़ी नहर से खेतों में पानी नहीं पहुंच जाता है,
किसी किसान के पास बैठ के छोटी नहर से माइनर में पानी जाता है, कभी गाड़ी से उतर के धरातल पर जाइएगा, किसान से पूछिएगा। देखिए और किसानों के लिए तो क्या दीपक जी अभी आपने कहा था कि बच्चे को जन्म लेने में 2 महीने लगेगा, तो क्या किसानों के खेत तक पानी पहुंचने में हमारी भी 2 सरकार महीने ने लगेगा? बिजली का बिल भी मुफ्त कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी सरकार हमेशा से किसानों के लिए सोचती रही है। गन्ना का कीमत लगातार बढ़ाया जा रहा है, हर साल बढ़ रहा है। ये कीमतें तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या करेंगे दीपक जी? अभी आपने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हमारी सरकार ने देश की जनता की बात सुनी है। बताइए रोजगार के नाम पर क्या मिला है देश की जनता को? क्योंकि आज हर एक दूसरा युवा तो बेरोजगार है। का त्योहार था तिवारी जी, आपने भी गन्ने खरीदे होंगे। 5 रुपए 10 रुपए की हालत में गन्ने बिक रहे थे, चौराहों पे ट्रकों की तादाद में गन्ने का ढेर लगा हुआ था। गवर्नमेंट खरीद रही थी तो 5 रुपए 10 रुपए में गन्ना क्यों बिक रहा था? जवाब दीजिएगा। कितने में बिकना चाहिए गन्ना मैडम? अगर 10 रुपए का एक गन्ना बिक रहा है तो बहुत अच्छी कीमत है। कभी वजन के हिसाब से जाइएगा, ये रोडों पे गन्ने नहीं बिकते, गन्ने बिकते हैं चीनी मिल आप बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं कर रहे? बेरोजगारी पर भी तो बात करिए। आप कह रहे रोजगार दिए, लेकिन वो रोजगार दिए किसको है आखिर? दिख क्यों नहीं रहा है धरातल पर? क्योंकि देश की जनता तो बेरोजगारी से परेशान है। आवाज आ रही है आपको? जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पिछली बार सत्ता में आए तो इन्होंने बड़े बड़े मंचों से इनके नेताओं ने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जी, हम इनसे पूछना चाहते हैं वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? बात करते हैं ना कि हमारी सरकार में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो रोजगार कहाँ गए वो? आज भी युवा हमारे सरकार नौकरी भले उतनी मात्रा में न दे पाई हो, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि मुद्रा लोन और यहाँ तक कि जो ठेले कुमचे वाले हैं इनको भी लोन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं एक मिनट लोन की बात करती है। 30,000 का लोन देने पे 5,000 रुपए का कमीशन लिया जा रहा है, ये भी बीजेपी करती है। दीपक जी, मैं आपके कमीशन नहीं लिया जा रहा है, 5,000 रुपए आप देंगे तब आपको लोन मिलेगा। किसी की दीपक जी बेनिफिट ट्रांसफर है मैडम, पहले आपके खाते में अपना सवाल करिएगा, लेकिन प्रियंका जी के सवालों का जवाब दीजिए। काजल गायब हो जाता है। सरकारें, इससे पहले की सरकारें खुले मंच से बोल चुकी हैं कि मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूं और यहाँ पे 10 पैसा पहुंचता है। ध्यान है कि नहीं राजीव गांधी जी का अभी आपने लोन की बात की, लोन पर तो जवाब ले लीजिए दीपक जी। किसान हो लोन पर तो जवाब लीजिए पहले। रोजगार तभी तो बढ़ा है जिस ऑफिस के कार्यालय में 5,000 रुपए की टेबल नहीं है, वो 120 करोड़ का चंदा दे रहा है। मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूँ, आवाज आ रही है आपको? दीपक जी, आपने बोला कि मुद्रा लोन आपकी सरकार दे रही है, रेडी और पटरी लगाने के लिए पैसा मिल रहा है, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सवाल सुनिएगा कि आपकी सरकार ने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब आप बता रहे हो कि अगर हम कुल्फी की दुकान लगा ले, मोची की दुकान लगा ले, चाट की दुकान, पान की दुकान, वो भी एक रोजगार। ठीक है, आज का युवा बीटेक किए हुए है, MBA किए हुए है, ठीक है। आप उसको आप अपने माध्यम से कहना चाह रहे हो कि अगर आप रोजगार करना चाहते हो तो आप तो ठेले पे पूरी बेचते हो, सब्जी बेचते हो, तो ये रोजगार है। तो क्या पूरे देश की जनता मिलकर पूरी सब्जी और चाय बेचने लगे? दीपक जी, आपके नेता सांसद नहीं, ठेला भी आपका उठा ले जाएगी नगर निगम। आपके नेता सांसद जो भी है उनके लड़के विदेशों में है, ठीक। आप बोल रहे हो कि रेहड़ी पटरी लगा ले, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या आपके जो नेता विधायक सांसद है, क्या उनके लड़के भी पान की दुकान, मोची की दुकान, पूरी की दुकान लगाएंगे? आप इस बात का जवाब दीजिएगा। भाई साहब, आप फिर किस दुनिया में रहते हो? आपको नहीं पता कि हमारी मुख्यमंत्री की सगी छोटी बहन फूल की दुकान करती है उत्तरांचल में। अरे भैया, मोदी जी के सारे भाई कोई रोजी आप लोग जो हमारे के बच्चे क्या करते हैं, स्मृति ईरानी के बच्चे क्या करते हैं, राजनाथ के बच्चे क्या करते हैं? प्रियंका जी के सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा दीपक जी, क्योंकि ये बता दीजिए आपके नेताओं के बच्चे क्या करते हैं? क्या वो भी फूलों की दुकान लगाते हैं? क्या वो भी पूरी बेचते हैं? आप बताएं, स्मृति ईरानी की बेटी क्या करती है? जानकारी है आपको? बीच में पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग्स में आया था, क्या पढ़ा आपने? दीपक जी, आप जवाब दीजिएगा ना कि उनके बच्चे क्या करते हैं? क्या उनके बच्चे भी यही करते हैं? बाराबंकी के सांसद रशियन के साथ वीडियो वायरल हुआ था। आप ये करते हैं? आप जज हैं क्या कि उसको आपने सही साबित कर दिया? मैं जज नहीं, जो सामने दिखता वही बोला। आप बीजेपी बोलती है ना, जो दिखता है वही दिखता है। जज की जरूरत नहीं है, देश की
जनता की बोलने की जरूरत है। सही नहीं होता है जांच, बिल्कुल, तो जांच चल रही है, अगर वीडियो पुष्टि होगी तो उनका टिकट भी कट गया मैडम, आपकी जानकारी है? स्पष्टीकरण के चक्कर में उनका टिकट चला गया। बिल्कुल, जब अगर क्यों चला गया? अगर तो सच नहीं था तो बीजेपी ने टिकट क्यों काट दिया? टिकट दे टिकट ही क्यों काट दे रहे हैं? अगर कोई और होता तो आप लोग तुरंत मांग करने लगते हैं उनको हटा दो, सच ना भी हो तो आपकी देश से निकाल दो। अपनी बात से आप पलट जाते हैं, अपनी बात से आप पलट जाते हैं। यहाँ से यूटर्न ले लीजिए। केवल टिकट काट देने से हो गया दीपक जी? टिकट काट देने से हो गया? उनका टिकट कट गया, अगर आपका नाम टिकट कट गया, अगर फर्जी वीडियो था तो टिकट क्यों कटा? मैं कह रहा हूँ जांच तो बाद में होगी। अगर आपका नाम भी आ गया ऐसे प्रकरण में तो आपका टिकट कट जाएगा, जांच तो होती रहेगी। तो टिकट काट देने से केवल हो जाता है, सारा मामला सलट जाता है? टिकट काट देने से जुर्म कर्म हो जाएगा? टिकट काट देने से जो किया गया है उस पर पर्दा डाल दिया जाएगा? नहीं तो क्या किसी ने एफआईआर लिखाई है? कहीं थाने पे कोई एप्लीकेशन गई है क्या? अगर किसी और पार्टी की बात हो रही होती, किसी और विपक्ष का अगर कोई नेता होता तो उनके खिलाफ तो तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते, हटाओ इनको हटाओ। अब सीएम केजरीवाल की ही ले लीजिए गिरफ्तारी की, एक एक कार्यकर्ता अभी सड़कों पर घूम रहा है कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनको हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। अब क्या कहेंगे इस पर? निश्चित ही ये आजादी के बाद से अब तक का ये इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं कि जेल से सरकार चला पाएगा। निश्चित ही ये भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं और इनकी यही नियति थी, जेल ही इनका उचित स्थान था और वो यहाँ आ गए हैं। ठीक है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे हमें भी भरोसा हो, नहीं भरोसा रखना चाहिए। अगर वो ईमानदार होंगे निश्चित ही उनको बेरोजगारी का मुद्दा आप हाईकोर्ट से फिर बेल भूल मिल गए। जाएगी। दीपक जी, अभी आपने कहा कि देश की जनता को रोजगार तो कम मिला है लेकिन उनको लोन की व्यवस्था पूरी तरीके से मिली है। लोन की व्यवस्था क्या आप लोन की व्यवस्था दे करके उनको एक एक करके कर्जे में डुबा करके मारना चाहते हैं? देश भी कर्जे में ही जा रहा है। लगातार विपक्ष यही कहता है कि देश कर्जे में है, देश कर्जे में। अब देश कर्जे में है, लोन की व्यवस्था आप देंगे, उसके बाद देश की जनता भी कर्जे में आ जाएगी। वो रोजगार कहां से करेगी? वो कमाएगी कहां से? केवल देश की जनता तो फिर बैठ करके लोन भरेगी ना, तो इसमें रोजगार कहां से आया? लोन काम करने के लिए होता है, लोन लेके खाने के लिए नहीं होता। पूरे देश की जनता, इसका मतलब है 150 करोड़ की जनता यहाँ पर निवास करती है, तो हर दूसरा इंसान जो आज दीपक जी खाने के लिए नहीं होता तो कोई क्यों ही जाएगा आपके पास? बेरोजगारी से जो लोग मर रहे हैं, जो सड़कों पे मर रहे हैं, जो लगातार युवा आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ, उनके पेपर लीक हो गए हैं, लोग फांसी लगा रहे हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? हर दूसरा युवा वो जो फांसी लगाया है, पुलिस पेपर लीक हुआ उसमें 2 लोगों ने फांसी लगाया। क्यों लगाया फांसी? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिला, उन्हें डर था। उन्होंने पेपर तो दिया, उन्होंने फॉर्म तो भरा, उसका पैसा किसकी जेब में गया? इसका जवाब कौन देगा? आप कह रहे रोजगार दिया है, खाने के लिए लोन नहीं दे रहे आप, तो वो क्यों जाएंगे आपके पास लोन लेने के लिए, रोजगार करने के लिए? क्यों चलाएंगे कुछ भी? खाने के लिए नहीं, अपना पेट नहीं पालेंगे वो, उनके बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे। इसका जवाब कौन देगा? निश्चित ही हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि कहीं से किसी तरह की अभी तो आपने कहा कि हमने रोजगार भले ही कम दिया हो लेकिन लोन की व्यवस्था दी है। आपने कहा लोन हम खाने के लिए नहीं देते हैं, तो किस चीज के लिए देते हैं आप? हर कोई इतना अमीर तो नहीं है ना। हेलो, प्रियंका जी आप जवाब दीजिएगा। दीपक जी की बातें तो आपने सुनी ली होंगी। प्रियंका जी क्या बता रहे हैं? वो लोन दिया जाता है मगर खाने के लिए नहीं, रोजगार करने के लिए दिया जाता है। अब अलग से एक रोजगार की व्यवस्था की जाएगी जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे, जिससे वो खाने पीने की चीजें लेकर के आएंगे, तब तो उनका गुजारा हो। जी प्रियंका जी, शायद थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, लेकिन शमशाद जी आपके पास फिर से वापस आते हैं। शमशाद जी आपने अभी सारी बातें सुनी हैं, आपने सब कुछ सुना। देश की जनता से ही पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लोन की व्यवस्था दी है, क्या वो इससे खुश है? लोन की व्यवस्था से उन्होंने कहा रोजगार हमने भले ही कम दिया हो लेकिन लोन की व्यवस्था दी है।
क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से लोन लोगों को दिया गया था, उससे क्या रोजगार मिल चुका है लोगों को? लोन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था या बैंक ने दिया था? सरकार की तरफ से दिया गया था। सरकार ने कहा लोन दिया भाई, लोन तो बैंक देता है, भरपाई जो है लोन लेने वाले को करना पड़ता है। सरकार का कहाँ उसमें बिचौलियापन है? मगर कहीं ना कहीं सरकार तो ये दावा करती है कि सरकार की तरफ से लोन दिया गया है। रोजगार, सरकार को अधिकार है रोजगार देने का क्या? किसको अधिकार है कि रोजगार दिए? शमशाद जी पूछिए, कितनी योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है? देश की जनता को, लखनऊ की जनता को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? हमेशा बात की जा रही है राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन को अगर हटा दिया जाए तो उसके अलावा कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है लखनऊ की जनता को? क्या उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है? क्या उन्हें आवास मिला है पीएम आवास के तहत? क्या जी ये तो कर नहीं रही है सरकार। राशन के अलावा किस तरीके की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है? कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? अंत्योदय योजना का कार्ड आज से नहीं चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ अंग्रेजों के जमाने चला आ रहा है, लोगों को राशन दिया जा रहा है जी। अब तो बेसिक आवश्यकताओं की चीजें, चीनी हटा लिया गया, मिट्टी का तेल हटा लिया गया, धनिया मिर्चा लहसुन दाल आते थे वो सब हटा लिए गए, दिया ही नहीं जा रहा है। नमक भी हट गया। नमक तो देने नहीं चाहिए, नमक किसी का खाने नहीं चाहिए, मेहनत करके अपने नमक खाना चाहिए, ठीक है। रही बात नमक देने की, तो पहले टाटा का नमक बंद करना चाहिए। जो घरेलू उत्पाद से होते हैं ये कुटीर उद्योग में आते हैं, कुटीर उद्योग को बड़ी बड़ी रोजगार के बारे में पूछिए, रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? क्या रोजगार मिला है लखनऊ की जनता को? सरकार ने टाटा ग्रुप को वापस कर दिया। ये बताइए, जनता को यहाँ लखनऊ की जनता को रोजगार मिला है कि नहीं? आपके पास शमशाद जी महिलाएं भी आपके पास हैं? नहीं मिला है किसी को। महंगाई पर जरूर बात करिए। को मिला तो दूसरे पार्टी से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी देती है। उनको अपने कार्यकर्ताओं को तो दिया नहीं उन्होंने रोजगार। अपने उनके जो कार्यकर्ता है 25 साल 30 साल 40 साल मेहनत किए हैं, उनको रोजगार तो दिया नहीं, उनको सांसद बनाया नहीं, उनको जो है राज्यसभा का मेंबर बनाया नहीं, उनको एमएलसी बनाया नहीं, विधायक बनाया नहीं। वो तो आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से आ जाते हैं, वो तो समाजवादी पार्टी से आ जाते हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी आ जाते हैं, वो शिंदे गुट के आ जाते हैं, शिवसेना के आ जाते हैं, राज ठाकरे के लोग आ जाते हैं। ऐसे लोगों को बुला करके बीआरएस से टूटे हुए लोग आ जाते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार देने। अपनी पार्टी के मूल कार्यकर्ता को तो रोजगार दिया नहीं उन्होंने, तो कैसे मैं मान लूं? ये बड़ा सवाल है दीपक जी, देश की जनता की तरफ से ये बड़ा सवाल है। वापस आपके पास लौट करके आते हैं शमशाद जी। जी शमशाद जी आपके पास वापस लौट करके आते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जवाब लेना बेहद जरूरी है। दीपक जी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सामने से सवाल चल करके आया और बहुत बड़ा आरोप भी लगा है कि जब पार्टी के लोगों को ही रोजगार नहीं दिया गया तो देश की जनता को क्या रोजगार दिया जाएगा? सरकार को जागरूक कर सकते हैं, सरकार में तो आज आप पैसा लग चुके, काम तो कोई होना नहीं, क्या जी दीपक जी जवाब दीजिएगा। भारत को बर्बाद करने वाले जो लोग, भारत को बर्बाद करने वाले जो लोग, इंडिया कोई भी जी आवाज आ रही? जी बताइए। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर ये सोचें कि सभी कार्यकर्ताओं को एमपी एमएलए एमएलसी बना देंगे तो यह संभव नहीं है। जो हमारे यहाँ से मोदी जी भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ योगी जी भी हो सकते हैं और कहीं से भी हो सकते हैं। किसी भी परिवार की पार्टी नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलती है। इसलिए जिसके अंदर काबिलियत होगी, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी, वो अपने आप उसको अवसर देती है पार्टी और वो क्षमता की ही अगर बात कर रहे हैं तो कई सारे लोग ऐसे भी क्षमतावान हैं आपकी पार्टी में जिनका टिकट इस बार काट दिया गया। वो क्या सोच करके काटा है ये भारतीय जनता पार्टी ही जान सकती है, लेकिन जब क्षमतावान होने की बात आपने कही है तो ये जरूर बनता है। पार्टी हमारी आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में जो क्षमतावान होने की बात कही गई है ऐसा है? मिलना चाहिए, सबके लिए पार्टी है। हर कार्यकर्ता का मन होता है कि वह कोई न कोई चुनाव लड़े और संवैधानिक पद पर लड़े। आप जवाब दीजिएगा, क्या इसके लिए कोई और स्ट्रेटेजी है? क्योंकि उन्होंने तो कह रही है कि क्षमता नहीं थी इसलिए उन्हें हटा दिया गया, अब किसी और को मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी उदार है?
देखिए सोनाली जी, जो डिफरेंस हमारी चीज लाइन याद आ रही है, कहा तो तय का चढ़ावा हर घर के लिए, हर नहीं शहर के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनावी मुद्दे में बड़े बड़े जुमले करती है कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगी, बहुत बार किसानों पर अत्याचार, इनका भाजपा की सरकार, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप देखिए जैसे कि भाई बता रहे हैं कि रोजगार की आपने बात करी, तो ये अपने लोगों को एमएलसी और सांसद और विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ बात रोजगार की हो रही है, तो इनके पास इस चीज का कोई समाधान नहीं है। देखिए आप उत्तर प्रदेश के अंदर कितने युवा बेचारे आते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ पे अपनी योगी जी से कहते हैं कि आपने हमारे पास डिग्री है, हमने एग्जाम दिया, हमें निश्चित पत्र दीजिए, लेकिन बदले पे उनको लाठियां बरसा दी जाती है। तो अब उत्तर प्रदेश का नौजवान युवा भी इस चीज को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने विश्वास करके नौजवानों ने उनको सत्ता की पीठ से पहुंचाया। तो इसका मतलब ये है तुषार जी कि अगर आम आदमी पार्टी और मिली जुली सरकार आती है तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुषार जी आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? और अब जब इतना बड़ा आरोप लगा है, जब कोर्ट ने भी रिहाई नहीं दी, जब कोर्ट ने भी जरा सा भी नहीं बख्शा, तब कैसे ये संभव हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इतने बड़े देश को चला सकती है और उनको रोजगार देने का काम कर सकती है? आप जो बोल रही है कोर्ट ने नहीं रखा, लेकिन अभी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया। ये कुछ शराब घोटाला अगले 1.5 साल से 2 साल पहले को चल रहा है, एक भी जांच हो रही है, ईडी की तरह जांच हो रही है, लेकिन एक भी सबूत नहीं आ रहे। आप देखिए जिस व्यक्ति का नाम आया था कोर्ट के फैसले पर आपको भरोसा नहीं बन जाता है, तो इसका मतलब यही है ना कि कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं होता तो अरविंद जी क्यों कह देते तो सबूत नहीं मिले? सबूत के बिना कैसे रख सकते हैं? सबूत के बिना कैसे रख सकते हैं? अब इतने दिनों से केजरीवाल जी हिरासत में हैं, सबूत के बिना तो नहीं होंगे ना, किसी चीज के आधार के बिना तो नहीं होंगे ना, कुछ ना कुछ तो ईडी के हाथ लगी होगी। उनके घर पे जब ईडी ने रेड मारी, कम 3 से 4 घंटे वहाँ पे छानबीन हुई, क्या मिला वहाँ पे? तो 75,000 रुपए मिले उनके घर से। इसी तरह से मनीष सिसोदिया घर पे रेड मारी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी इस चीज को नहीं साबित कर पा रही है कि दोषी है। कोर्ट बार बार ये चीज कह रही है कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो तो उसको दीजिए। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो उन्होंने PIL की थी वो खारिज की गई। अब बात करते हैं, आपने बोला अगर उत्तर प्रदेश में हमें मौका मिलेगा, देश में हमें मौका मिलेगा तो कि हम क्या करेंगे? आप देखिए दिल्ली में जो भी हमने वादे करे, आज हमारे पास पंजाब में भी सरकार है और दिल्ली में भी हमारी सरकार है, और गुजरात जो अमित शाह का गढ़ बोला जाता है, वहां पे हमारे 5 विधायक हैं, गोवा में हमारे 2 विधायक हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे वो देश की जनता हो, उसमें कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई सीधी टक्कर दे सकता है वो आम आदमी पार्टी है। अब आप बात करते हैं मुद्दे की, अरविंद केजरीवाल जी ने मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी को इसीलिए हटा दिया गया। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की कायाकल्प पूरी बदल चुकी है। मैं दीपक भाई से आह्वान करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल जो है उनकी हालत बदतर से बदतर है। अगर आप वहां पे आप खुद जाइए, आप जाके देखिए वहां पे क्या होता है, गायबंदी है, स्कूल के अंदर टीचर बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे। अब देखिए दिल्ली के अंदर जाकर देखिए हमने स्विमिंग पूल तक के सरकारी स्कूल में बना के दिया है। ये मैं कुछ डिबेट के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं खुद कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, मैं आपको खुद दिखाने को स्कूल तैयार हूँ। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा सरकारी स्कूल में तो आप बोलोगे हमारे पास भी स्विमिंग पूल है, लेकिन जब बरसात का पानी भर जाता है तो उसी को हम स्विमिंग पूल समझ लेते हैं। तो आप जनता के मुद्दे पे काम करिए, जनता के मुद्दे पे काम करेंगे। आप बात क्या करेंगे, कुछ गलत नहीं किया है मुस्लिम पे बात तुषार जी, आप जो गुणगान गा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, इसका मतलब तो यही है उन्होंने कुछ नहीं किया, ईडी फर्जी उठा करके ले गई। मोदी जी जीते, तीसरी बार हम लोग जीतने की कगार पे हैं, बिना जनता के मुद्दों को बात किए। क्या हमारी आप बोल रहे हैं कि जीतने की कगार पे है कि वो हर बार दीपक जी इसका जवाब भी अब दे ही दीजिएगा। लगे हाथ की ईडी फर्जी उठा करके ले गई है सीएम केजरीवाल को, क्योंकि कोई सबूत तो मिला नहीं, कोई सबूत नहीं मिला, छापेमारी में कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब यही है, यही आरोप भी लगाया जा रहा है कि ईडी फर्जी उठा करके ले गई है। जी दीपक जी, ईडी कोई केंद्र सरकार के अंडर में आने वाली संस्था नहीं है, स्वतंत्र संस्था है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आदरणीय केजरीवाल जी जेल गए हैं और उनको न्याय पे भरोसा होना चाहिए। भारत के संविधान पे, भारत की न्यायिक प्रक्रिया, और केवल वही नहीं गए हैं, उनके टीम के बाकी लोग भी गए हैं। क्या सब जगह ईडी ने जोर जबरदस्ती करके जेल भेज दिया है? क्या बिल्कुल गलती नहीं किया इन लोगों ने? अगर ये इतने ईमानदार हैं तो इनको कोर्ट से बेल मिल जाती।
कि सभी लोग मिलके जनता को और देश को, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाए और उसकी आड़ में इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया। जो है हमारी जनता से भी ले लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचती है। क्या वाकई में सीएम केजरीवाल इतने दूध के धुले हुए हैं जिनके ऊपर फर्जी आरोप लगा करके उनको लेकर के रिमांड पे रख लिया जाता है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है? शमशाद जी, हम आपके पास वापस आते हैं। लोगों से भी बातचीत करिए, खासकर आपके पास महिलाएं हैं, वो काफी देर से चर्चा कर रही हैं, उनसे महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करिए, उनसे पूछिए क्या इस सरकार में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है वो इससे खुश है? क्योंकि सरकार से यही दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम तीसरी बार भी जीतने वाले हैं और हमारे साथ देश की जनता खुश है, हमारे साथ लखनऊ की जनता खुश है। क्या महंगाई से खुश है महिलाएं? क्या महंगाई से और बेरोजगारी से जो परेशान है महिलाएं, उससे खुश है महिलाएं? क्या वाकई में इस सरकार को दोबारा तिबारा लाने की तैयारी कर रही है महिलाएं, क्योंकि वो आधी आबादी कही जाती हैं? इसमें किस तरीके का बदलाव दे और महंगाई को लेके क्या कहना चाहिए? यूपी में देखिए सरकार कानून बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा देना और रोजगार देना, मुहैया कराना। लेकिन ये सरकार जब दूसरे अपने 5 वर्षीय योजना में इसने इंटर किया तो इसने जनता को एकदम लपेटने का, बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर दिया। जब ये सरकार नई 2017 में बनी थी, योगी जी नए बने थे, तो इन्होंने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया था और कहा मैं रोजगार दूंगा। उसके बाद जब 17 के बाद ये 22 वाले अपनी 5 वर्षीय योजना में घुसे, दोबारा मुख्यमंत्री पद इन्होंने लिया, तो इनका काम सिर्फ था पर्चे लीक कराना, रोजगार मुहैया न कराना। छात्र अलग परेशान है, फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। बेरोजगारी इस कदर सर के बोल रही है कि गरीब आदमी आज इस हद तक गिर गया है बेचारा कि वो किसी न किसी तरीके से बैटरी रिक्शा लेकर के, मतलब फाइनेंस करा करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। महिलाओं को किस तरीके की दिक्कत हो रही, क्योंकि महंगाई काफी, सिलेंडर भी महंगा था, इस समय जो है 100 रुपए उसको कम। महिलाओं को किस चीज की परेशानी है? जब पति कुछ कर नहीं रहा तो महिलाएं क्या करेंगी? 33% आरक्षण जो लाए हैं, कैसे चला रही है? सबसे बड़ा सवाल अगर महिलाएं गृहिणी होती है वो घर कैसे चला रही है? शमशाद जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। कहने का जो है, ये मुंह से जो कह रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो घर कैसे चल रहा है महिलाओं? किसका घर कैसे चला रही महिलाएं जब महंगाई को देखते? देखिए, सिर्फ इनके पास बेवकूफ बनाने का काम है। 5 किलो जो अनाज दे रही है कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में खाद्य विधेयक अधिनियम बनाया सोनिया गांधी ने, तब ये 5 किलो अनाज चालू हुआ। 14 में जैसे मोदी की सरकार बनी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, इसने तुरंत कहा ये जो व्यवस्था है ये मेरी, 5 किलो अनाज मैं दे रहा हूँ। ये काम ऐसा कर रहा है जैसे हिटलर ने भरी संसद में एक मुर्गा लिया और उसके सारे जो है पर नोचने लगा और धड़ाक से दे मारा। उसके बाद जब वो तड़पने लगा तो उसको पानी दिया, तो और लोग देख रहे थे, कहा हिटलर जी आप ये क्या कर रहे हैं? नाजी पार्टी का वो अध्यक्ष था, हिटलर के बारे में बता रहे। आज हिटलर की तुलना मोदी से क्यों की जा रही है? उसका मतलब यह मैं आपको समझा रही हूँ। रेशमा खान एडवोकेट मेरा नाम है और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी हूँ। तो जिस समय वो फड़फड़ाता हुआ मुर्गा वहां फेंका गया, वो तड़पने लगा, तो ये तुरंत पानी लेकर के उसके पास गए, पिलाने लगा। और जैसे करते उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों करें? कल यही देश की जनता होती है, इसको पहले इस हद तक गिराओ कि ये तड़पे। वही मोदी हाल का है, देश की जनता भूखे मर रहे हैं तब उनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं और अपना झंडा ऊंचा कर रहे हैं। और देख लीजिएगा 10 साल के शासनकाल में इन्होंने सिर्फ हिटलरशाही की है। अब 12वें साल में नहीं घुस पाएंगे। ये इंडिया ऐसी टक्कर इनको देगा एनडीए को कि इनको पानी नहीं मिलेगा। मगर केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे 2014 में पानी नहीं मिला, 2019 में नहीं मिला, सिर्फ ईवीएम पे कूद रहे हैं। ईवीएम से ईवीपीएटी से पर्ची जिस समय निकाल दे इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, या सिर्फ ईवीएम पे कूद रहे हैं। ईवीएम इनके पास कुछ नहीं। हिम्मत हो बैलेट पेपर करा के देखो, हिम्मत हो तो करके देखो। आपके पास बताओ, गुजरात वापस भेज दिए जाएंगे, बस हो गया काम। जी बिल्कुल। अरे खाते हैं शमशाद जी, एक सवाल सबसे बड़ा तो उनसे ये ले लीजिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगी? केजरीवाल को जिस तरह से रिमांड पर लिया गया है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्या पड़ेगा इसका असर और इस पर क्या कहेंगी? को जो है ईडी ने रिमांड पे लिया हुआ है, गिरफ्तारी होगी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी के
केजरीवाल जो गिरफ्तार हो गए हैं, इसमें सिर्फ राजनीतिक, मोदी द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र, ये राजनीतिक षड्यंत्र और कुछ न। चुनाव आचार संहिता लागू हो गया तब इनको क्यों गिरफ्तार किया ईडी ने, जबकि उस समय ये असंवैधानिक है, ये इलीगल काम है जो मोदी जी ने किया। सिर्फ सारे बड़े नेता बंद हो जाए और ये अकेले पीवीपीएटी और ईवीएम कैप्चर करके जीत ले। मैडम जेल चली जाओगे। शमशाद जी और भी लोग हैं, हमारा आखिरी सवाल एक यही। देखो, बड़ा नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, वह जेल जाएगा, आम आदमी किसको किसको जेल भेजेंगे? शमशाद जी पहले जवाब ले लीजिए। जनता को जेल करते आपातकाल लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। शिक्षा खत्म, बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म, सब किया जाएगा और सब बेच दिया गया, सब पैसे अपनी जेब में। पूरा देश बेचा जाएगा, जनता के वोट की जरूरत नहीं है। एबीएम जिंदाबाद। एक बात और, आज की वित्त मंत्री कह रहे हैं सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि भाजपा पार्टी में पैसा बहुत चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। एक बात जी बिल्कुल बताएं। टीवी थोड़ी बोल रहे हैं, वोट की जरूरत नहीं है। शमशाद जी, लखनऊ की जनता में कुछ ज्यादा ही आक्रोशित नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को महंगाई को लेकर। नहीं, ये कौन बता रहा कि जज के काबिल नहीं जज बन जाएंगे? शमशाद जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चर्चा के बाद अभी केवल एक ही बात पता चल पाई है। आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन पूरी चर्चा के बाद एक ही बात पता चल पाई है कि लखनऊ की जनता को आखिर स्थानीय समस्याएं क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो बेरोजगारी से सबसे ज्यादा परेशान है लखनऊ की जनता, उसके साथ ही देश की जनता भी बेरोजगारी से सबसे ज्यादा परेशान है। किसान परेशान है, युवा भी परेशान है, इसके साथ ही महिलाएं जो है वो भी बेहद परेशान है, क्योंकि घर में जब बेरोजगार पति हो तो घर कहां से चलेगा, घर का सामान कहां से आएगा। प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सारी योजनाएं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सारी योजनाएं पहले भी थी, ये पहले भी चलाई जाती थी, इसके तहत पहले भी उनको अनाज दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नया किया है? प्रदेश की जनता, देश की जनता यही चाहती है कि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें इन सारी चीजों से, महंगाई से भी उन्हें छुटकारा मिल जाए। लेकिन कब तक? आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर एक सरकार आती है, चुनाव से पहले एक ही दावा करती है कि वो देश की जनता के सारे समस्याओं का समाधान करेगी, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेगी, विकास का काम करेगी। लेकिन आखिर कब? सबसे पहला सवाल तो यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। लगातार जनता भी एक ही सवाल कर रही है कि जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें कब पूरा किया जाएगा। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि कही जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट 1971 में, 1991 में बीजेपी के पाले में आई थी। तब से लेकर के आज तक 2014 और 2019 तक इस सीट पर बीजेपी की जीत लगातार जारी रही है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार 5 बार चुने भी जा चुके हैं। अब देखना यह है क्या कि इस बार भी क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाती है। वहीं उनके राजनीतिक जीवन में संन्यास लेने के बाद 2009 में बीजेपी से टिकट के इस सीट पर लालजी टंडन को जीत मिले, जिसके बाद लालजी टंडन ने भी अपने राजनीतिक परचम को खूब लहराया। बता दें, अस्तित्व में आने के बाद से ही यह लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी की रही है और यहां हुए पहले 3 आम चुनाव लगातार कांग्रेस ने भी जीते हैं। उसके बाद 1967 में हुए आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण ने जीत दर्ज की। हालांकि जीत का ये दौर यूं ही रुका नहीं और ऐसे ही ये सफर चलता रहा। बता दें, उत्तर प्रदेश का लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 2019 के आम चुनाव में भी यहां बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने पिछले चुनाव में 3,47,302 मतों से अंतर की जीत हासिल की थी, जहां उन्हें 6,33,026 वोट मिले थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सपा के उम्मीदवार पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को मात दी थी। पूनम को 2,85,724 वोट मिले थे। अब देखना यह है कि राजनाथ सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा पाते हैं या फिर नहीं, और देश में किसकी सत्ता आने वाली है। क्या वाकई में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या फिर इस बार गठबंधन के हाथ कुछ लगने वाला है। फिलहाल के लिए चुनाव के हर एक अपडेट पर हमारी रहेगी नजर। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।